हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं करंट अफेयर्स का दूसरा भाग ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए और जो जितने भी आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स विथ एक्सप्लेनेशन, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको विथ एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में, मतलब एक्सप्लेनेशन जो होगा वो ऐसा होगा कि उसमें और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहे होंगे वो भी इसमें कवर अप होंगे। तो बने रहिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज जो दूसरा भाग है इसमें मैं 25 क्वेश्चन फिर से कवर करूंगा, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन अब तक हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा टारगेट है कि करीब आपको कम से कम 500-600 क्वेश्चन ऐसे करा दूं जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये मान के चलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, और इसको करिएगा ज़रूर, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम्स में करंट का बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी लोग आजकल रट लेते हैं और लॉकडाउन में काफ़ी पढ़ा भी गया है। जो मेन फाइट होगी वो करंट अफेयर्स पे होगी। तो करंट अफेयर्स के वीडियो को मैं लेके आया हूँ, और आज थोड़ा सा चेंजमेंट ये है कि मैं आपके सामने छोटे से एक स्क्रीन पर भी दिख रहा हूँ। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक आयोजित संकल्प पर्व अभियान हेतु संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप किन वृक्षों के रोपण का आह्वान किया है। तो इसमें पूछा गया है कि 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक आयोजित संकल्प पर्व हेतु तो किन किन वृक्षों का आह्वान प्रधानमंत्री ने कहा है कि किन किन पौधों को लगाया जाए। तो पहला ऑप्शन है बरगद एवं आंवला, पीपल एवं अशोक, केवल बेल। तो आप ये आंसर इसका लिख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साथियों, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक मत दीजिए, क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा ही रहा हूँ, तो बार बार मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करिए, आपको खुद ही फ़ायदा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर नंबर होगा 4th, उपरोक्त सभी। तो चौथा आंसर होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 के मध्य संस्कृति मंत्रालय, जो इसको देख रहा था वो संस्कृति मंत्रालय था, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके तरफ में प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप 5 वृक्ष बरगद, पीपल, अशोक, आंवला और बेल। तो इनको याद कैसे करना है, देखिए बरगद और पीपल याद कर लीजिए, ये एक ही जैसी फीलिंग और एक ही टाइप के पेड़ होते हैं, मतलब देखा होगा जनरली पीपल और बरगद सुनते होंगे। अब आ नाम के पेड़ 2 याद कर लीजिए, अशोक और आंवला। अशोक और आंवला, आ नाम के 2 पेड़ कौन से हो गए, अशोक और आंवला, और एक पेड़ हो गया आपका बेल। बेल एक याद रखिए, ठीक है। तो बरगद, पीपल, अशोक, आंवला और बेल, ये 5 पेड़ लगाने के लिए कहा है। किसके इच्छा अनुसार, प्रधानमंत्री। किस मंत्रालय में, संस्कृति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जून 2020 को भारत सरकार ने कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो 29 जून 2020 को भारत सरकार ने कुल 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ठीक है। कितने ऐप पे, 59 ऐप्स पे। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि बारी बारी से ऐप्स पे रोक लगाई गई है। पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था 29 जून को, जिसमें 59 चाइनीज़ ऐप्स, और दूसरी बार जब प्रतिबंध लगाया गया है तो उसमें सब ऐप्स आपको पता है, टिकटॉक, और बाद में बिल्कुल लास्ट में जो PUBG खेलते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद वाला खेल, तो उस खेल को भी उसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दूसरी बार अगर पूछा जाए तो 47 चीनी ऐप्स, पहले 59, तो कुल मिला के कितने हो गए, 106 ऐप्स जो हो गए वो आपके हो गए। कितने हो गए, 106 ऐप्स हो गए। कितने हो गए, 106 ऐप्स हो गए। यह प्रतिबंध लगाया गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत, धारा 69A के तहत। तो धारा पूछ सकते हैं किस धारा के तहत, 69A धारा के तहत ये लगाया गया है। प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है, देश की संप्रभुता, अखंडता और सूचना के लिए खतरा के दृष्टिगत भारतीय साइबर के दृष्टि से। और प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किसने की थी, साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने की। किसने की थी, साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। अब राष्ट्रीय प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर इंद्रशेखर सेन, डॉक्टर VVS शर्मा, डॉक्टर S सुरेश प्रभु, और साथ ही साथ अगला ऑप्शन है अशोक साहनी। तो इसका आंसर होगा आपका चौथा ऑप्शन, अशोक साहनी। अब इसमें क्या हुआ है, काफ़ी पुरस्कार दिए गए बेटा। तो अब हमको उनको सबको एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने
जो पुरस्कार बांटे हैं, कुछ बांटे हैं, ये तो हो गया लाइफ टाइम एक्सीलेंस में हो गया, कुछ महासागर टेक्नोलॉजी में बांटे हैं, और आपके कई और पुरस्कार हैं, उनको मैं एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ। तो 28 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ये पुरस्कार बांटे। तो आप देखिए कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। लाइफ टाइम एक्सीलेंस आपको बता ही दिया मैंने, अशोक साहनी को दिया गया है। उसके बाद देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि एक है महासागर प्रौद्योगिकी, तो एक है महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके लिए जो मिला है वो मिला है VVS शर्मा और M रविचंद्रन को, रविचंद्रन और VVS शर्मा को, ठीक है। रविचंद्रन अश्विनी याद रख लीजिए, VVS शर्मा, VVS लक्ष्मण वाला VVS याद कर लीजिए। तो VVSS शर्मा है ये, महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें 2 लोग हैं, ठीक है, विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, और इसी के नीचे मैं पहले ये वाला करा देता हूँ, महासागर प्रौद्योगिकी वाला जो है वो मिला है केवल, देखो वहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पर प्रौद्योगिकी है केवल, तो इसके लिए केवल एक ही आदमी, M.A. आत्मानंद। वहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2 चीज़ें थी, तो VVS लक्ष्मण और आपका R अश्विन हो गया, यहाँ पर M.A. आत्मानंद को दिया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जियो साइंस वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, किसके लिए? वायुमंडलीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, वायुमंडल के लिए, इसको मिला है सुरेश बाबू को। तो सुरेश बाबू कहाँ पर पुरस्कार पाए हैं? वायुमंडल में। लाइफ टाइम किसको मिला है? अशोक को मिला है। लाइफ टाइम अशोक जो राजा था, बहुत महान था, तो उसको लाइफ टाइम पुरस्कार दे दिया। सुरेश बाबू को वायुमंडल के दे दिया। और महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2 चीज़ें हैं, तो इसमें R अश्विन और VVS लक्ष्मण को दे दिया। और केवल महासागर प्रौद्योगिकी के लिए M.A. आत्मानंद को दिया गया है। अब देख लेते हैं महिला वाला, एक छूट गया, जियो साइंस एवं टेक्नोलॉजी। जियो साइंस एवं टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है NY चलापति और चलापति राव को मिला है, एक ही को मिला है। जियो साइंस एवं टेक्नोलॉजी का मिला है चलापति राव। तो जियो क्या है? चल पड़ा। जियो जो है नेटवर्क आया तो वो चल पड़ा। जियो साइंस एवं टेक्नोलॉजी चलापति, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला पुरस्कार है महिला वैज्ञानिकों के लिए अन्नामणि पुरस्कार, लिदिता। ये सब पृथ्वी विज्ञान द्वारा दिए गए हैं, पृथ्वी विज्ञान डिपार्टमेंट द्वारा। तो महिला वैज्ञानिकों के लिए किसको मिला है? नाम दे दिए, खांड पकड़। इन्होंने खांड पकड़ ली कि हमको क्या नाम है, ये पुरस्कार दे दो। तो महिला वैज्ञानिकों के लिए किसको मिला है? DS खांड पकड़ को मिला है। अगला है यंग रिसर्चर अवार्ड, IIT कानपुर के यंग रिसर्चर किसको मिला है? अपने IIT कानपुर के डॉक्टर इंद्रशेखर सेन और अरविंद सिंह को मिला है। तो किसको किसको मिला है? यंग कौन कौन है? इंद्रशेखर हैं और अरविंद, मतलब इंद्र और अरविंद, ऐसे याद रखिए, इनको मिला है यंग रिसर्चर अवार्ड, ठीक है। यंग लोग हैं इंद्र और अरविंद, ठीक, इस तरीके से याद करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आने वाला भी है। तो पहले तो ये जान लीजिए, ये नई शिक्षा नीति जो आई है कौन सी? पहली शिक्षा नीति जो आई थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो थी शिक्षा नीति 1968 में आई थी। ये आई थी पहली आपकी शिक्षा नीति है, और ये आई थी आपकी इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। और जो दूसरी शिक्षा नीति है वो आई थी 1986 में। कब आई थी? 1986 में ये आई थी राजीव गांधी के समय। और तीसरी शिक्षा नीति जो अभी आई है हमारी, वो शिक्षा नीति 2020, वो है हमारी तीसरी शिक्षा नीति। तो इस तरीके से पूछा सकता है, पहले तो शिक्षा नीति कौन सी है? तो कौन सी है? तीसरी है। तो किसको प्रतिस्थापित कर रही है? पहली की दूसरी को करेगी। तो शिक्षा नीति, इसका आंसर क्या होगा? C ऑप्शन होगा, 1986। आइए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जारी करने की तिथि 29 जुलाई 2020। जारीकर्ता मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस डिपार्टमेंट का नाम बदल के दोस्तों अब रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। और राजीव गांधी के समय तक ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था। उसके बाद उन्होंने चेंज करके मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय बनाया था, फिर से ये शिक्षा मंत्रालय बन गया है। तो नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष, ये पूछा जा सकता है, इस नीति के जो अध्यक्ष थे, किनके संरक्षण में, ये अध्यक्षता में ये बनी? के कस्तूरीरंगन। और ये पूर्व इसरो प्रमुख हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद जरूर करिएगा। तो हमने बताई दिया, ये सेकंड नीति को प्रतिस्थापित किया है। तो पहली शिक्षा नीति 1968, ये बताई दी आपको। हाँ, इंपॉर्टेंट तथ्य अब इसके देख लीजिए। इसमें क्या किया है? GDP के लक्ष्य को 6% रखा गया है, जो कि पहले वर्तमान में 4.43% है। ये आपको बताई दिया। मानव शिक्षा विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। वर्ष 2000, एक सेकंड रुकिए, हाँ आगे है।
वर्ष 2030 तक स्कूलों को 100% नामांकन कराना है। ध्यान रखिए, 2030 का टारगेट दिया गया है, सबके 100% नामांकन हो जाए। और ये जो टेक्नोलॉजी, अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि ये 5+3+3+4 टेक्नोलॉजी है। 5+3+3+4 टेक्नोलॉजी है। तो 5+3+3+4 मतलब जो 10+2 का जो चल रहा था उसको ये हटाएगी। 5 में क्या है, 3 में क्या है, 3 में अगले 3 में क्या है, ये आपको बताता हूँ। तो आप ये समझिएगा कि कक्षा 2 तक जो प्रोसीजर चलेगा 5 वर्ष का, वो आपका होगा 3 से 8 वर्ष का जो बच्चा होगा, 3 से 8 वर्ष का जो बच्चा होगा यानी 5 साल का हो गया, वो 5 साल का प्रोग्राम जो है आपका क्या होगा, 5 प्रोग्राम कहलाएगा। और इसमें कक्षा 2 तक के बच्चे को शिक्षित किया जाएगा। कितने बच्चे को? कक्षा 2 तक के बच्चे को शिक्षित किया जाएगा, ठीक है। और शुरुआत में जो आंगनबाड़ी वाला जो चीज़ है और कक्षा 2 तक वो एक ही में समाहित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो 3 है वो 8 से 11 वर्ष यानी कक्षा 3, 4, 5, 8 से 11 वर्ष, 3 साल का जो ये प्रावधान है अगले 3 में है। फिर उसके बाद 6, 7, 8 वो अगले 3 में चलेगा, ठीक है भाई। 6, 7, 8 3 साल देख लीजिए। और अगले साल जो है 9, 10, 11, 12 ये हो गए आपके अगले 4 में हो गए। तो कक्षा 2 तक 3 से 8 वर्ष का आयु का बच्चा वो 5 साल का प्रोग्राम। कक्षा 3, 4, 5, 8 से 11 वर्ष का बच्चा वो आपका हो जाएगा कौन सा, 3 प्रोग्राम में। अगला 3 प्रोग्राम होगा आपका 6, 7, 8 और उसके बाद अगला 4 प्रोग्राम जो होगा वो होगा 9, 10, 11, 12। और कक्षा 6 से ही क्या होगा, आपको कौशल शिक्षा देनी होगी। क्या होगी? कौशल शिक्षा देनी होगी। और देखिए एक और चीज़ आई, 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 50% करना। वर्तमान में देखिए 28.3% ही है। कितना है? 28.3% है। स्कूल में बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर होगी। मतलब परीक्षा अब क्या होगी, बोर्ड के प्रोसीजर को ख़त्म कर रहे हैं, सेमेस्टर वाले प्रोसीजर को लाया जा रहा है, ठीक है। नई शिक्षा नीति में बीएड की डिग्री 4 वर्ष की कर दी है। हाँ, अगर आप स्नातक हैं 2 वर्ष की है। अगर आप परास्नातक हैं तो आपकी डिग्री क्या होगी, 1 वर्ष की होगी, ठीक है। लेकिन 2030 के पश्चात जो बीएड डिग्री होगी वो 4 वर्ष की ही होगी और उनको ही पढ़ाने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं पुराने वालों को हटा दिया जाएगा, नए वाले में ही प्रावधान डाला गया है। उच्च शिक्षा में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी, मतलब जो फंडिंग के लिए। और विश्व के 100 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले संस्थानों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। मतलब भारत में बाहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय भी खुलेंगे। और भी चीज़ें हैं अभी आगे आएंगी, उनको भी हम बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन आने वाला है एक और शिक्षा नीति से। हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है? तो SBTI पर ये क्या है अभी बताऊंगा इसको। इस पे हस्ताक्षर करने वाला जो पहला बंदरगाह बना है वो है आपका अडानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिकल जोन लिमिटेड बना है, ठीक है। तो आइए एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। हस्ताक्षर की तिथि 22 जुलाई 2020 को अडानी ग्रुप ने इसको क्या नाम है इस पर हस्ताक्षर किए। इसमें क्या है, APSGAT विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI है, ठीक है। साइंस बेस्ड टारगेट, ठीक है, साइंस बेस्ड टारगेट की एक पहल है। इस पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला बंदरगाह अडानी ग्रुप है, ठीक है। विज्ञान आधारित लक्ष्य, यह संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के बीच में एक सहयोग है। SBTI कंपनियों को विज्ञान आधारित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहयोग करता है। बेसिकली है क्या, बंदरगाह में जो आपके जो भी आपकी कंपनीज़ वगैरह हैं उनका मेन उद्देश्य है क्या, SBTI क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर करके आप कार्बन का जो उत्सर्जन वायुमंडल में बढ़ता है तो उसकी कमी के लिए एक पर्यावरणीय एक संगठन है, साइंस बेस्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है? तो आपको तुरंत बताना चाहिए क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। आपको ये भी पहले बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये आपको बता ही दिया है मैंने इसके अंदर। और देखिए मैंने आपको बता दिया है 3+5+3 का फाउंडेशन अंतर्गत पहले बच्चे के पहले 3 वर्ष प्री स्कूलिंग तथा पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। मतलब 3 साल आपको जो कक्षा 1 के पहले प्री स्कूलिंग है और फिर 2 साल पहली व दूसरी, तो 5 साल हो गए। और आयु कितनी है, 3 से 8 वर्ष की आयु में ये आपको करना है। तो मतलब पहले 3 वर्ष प्री स्कूलिंग और पहली व दूसरी, ये हो गया आपका 5 प्रोग्राम। ये आपका फाउंडेशन का 5 प्रोग्राम है। फिर तीसरी और चौथी 5वीं की पढ़ाई होगी जिसमें 8 से 11 बच्चों, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, आप फिर से देख लीजिएगा इसको। 8 से 11 वर्ष के बच्चों को होगा। तो
ये इसके अंदर आएगा। फिर अगला 3 11 से 14 वर्ष के लिए, जिसमें 6 7 8 होगा, जिसमें क्या होगा 6 7 8। और देखिए इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब भाई कौशल शिक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगी, मैंने बताया था आपको। फिर 9 10 11 12 है आपका, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और रटने पर ध्यान देना के लिए मना करता आ रहा है पहले से ही आपका जो पाठ्य चर्चा 2005 से जो बनाई गई थी, पाठ्यक्रम का जो ग्रुप है जो सिलेबस बनाता है, उसने रटने की पद्धति को पहले से ही मना कर रखा है। अब 10+2 में क्या है, 5+3+5+3+4 है कि 5+3+ बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 5+3+3+4, ठीक। अब इसमें और भी चीज़ें कुछ थी कि कक्षा 5 शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाएगी, मतलब जो वहाँ की मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वहाँ पे होगी। और त्रिभाषा फार्मूला चुनने का अधिकार राज्यों को होगा, राज्य फ्री हैं कि वो अपनी 3 भाषाएं चुन सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम लागू होगा, मतलब मल्टीपल एंट्री मतलब स्नातक के लिए बहुत अच्छा प्रावधान कर दिया है कि देखिए अभी आपको बताते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ाई में 3-4 वर्ष की होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष का पूरा करने पर प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, 2 वर्ष पूरा करने पे आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 वर्ष पूरा करने पे आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष पूरा करने पे सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री और 4 वर्ष अगर पूरे कर लेते हैं तो रिसर्च योग्यता के साथ डिग्री आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है साथियों। वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता के लिए लक्ष्य रखा गया है आपका, ठीक है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में फरवरी जून में अवधि किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। अब डेल्टा रैंकिंग क्या, आकांक्षी डेल्टा रैंकिंग क्या है, ये क्या है, जो कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जा रहे हैं जिसमें कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जहाँ पे कुछ ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना है, तो ऐसे लोगों को पॉइंट आउट किया जाए, ऐसे मतलब इलाकों को पॉइंट आउट किया जाए। तो आपका जो बीजापुर इलाका है वो आपका क्या है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो आकांक्षी नीति क्या है इसमें आपको बता दिया बीजापुर। तो आइए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें शीर्ष 5 ज़िले कौन कौन से हैं, उसमें 5 ज़िले हैं बीजापुर, री भोई, मेघालय, ये याद कर लीजिए। और मतलब 2 याद कर लीजिए, उड़ीसा का बीजापुर बता ही दिया आपको, और री भोई मेघालय याद कर लीजिए। और यूपी का ज़रूर याद रखिए, बहराइच ज़िला चुना गया है, और एक चंदौली भी चुना गया है, तो बहराइच अभी याद कर लीजिए, ठीक है। बहराइच उत्तर प्रदेश का चुना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके मानदंड क्या हैं भाई, मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, आधारभूत संरचना, किसी के लिए कौशल विकास के मानदंड पर आधारित, कम विकास करने वाले जिलों में कार्यों को बढ़ावा देना, मतलब जहाँ पर ग्रोथ कम हो रही है वहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है 23 जुलाई 2020 को किस कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार इनसेट 2020 का आयोजन किया गया। तो स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम, ऑनलाइन पढ़ो कार्यक्रम, तो ये है आपका स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। कौन सा है, स्टडी, क्योंकि जानते हैं आप लॉकडाउन के समय जो ज़्यादातर पढ़ाई हुई है वो स्टडी इन इंडिया के इस तहत, मतलब आप घर पे रह के ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है इनसेट जो है ये प्रथम इंडियन स्कॉटिश असेसमेंट टेस्ट है। तो इसमें क्या है, एक टेस्ट हुआ है बेसिकली, ये जो है इनसेट एक टेस्ट है जिसमें कि कई देशों के लोग जुड़े थे, कई देश के जो मतलब बच्चे जुड़े थे, और उनका एक टेस्ट हुआ था करीब, इसमें करीब देख रहे हैं आप, नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, ऐसे कई देश मतलब जो हमारे आसपास के हैं, उनके तहत ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें भारत के 116 चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दाखिला लेने के लिए आ सकते हैं, ये इसका एक मतलब मुहिम था। तो एक स्टडी इन इंडिया के तहत ये प्रोग्राम चलाया गया था। आइए आगे देखते हैं। जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। तो शहद परीक्षण मतलब शहद की टेस्टिंग लिए कहाँ किया गया है, तो शहद के लिए किया गया है आपका ये गुजरात में। कहाँ किया गया है, गुजरात में। आगे देखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो मंत्री हैं आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, अवस्थिति आणंद गुजरात में, इन्होंने एकीकृत बागवानी विकास मिशन मधुमक्खी पालन मिशन के तहत ये कार्यक्रम चलाया, और स्थापनकर्ता राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड इसका सहयोग कर रहा था, और डेयरी विकास बोर्ड भी। उद्देश्य क्या है, किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देना और देश में मीठी क्रांति लाना। तो एक मीठी क्रांति मतलब शहद के लिए चलाई गई, कोई मिठाई के लिए नहीं चलाई गई, ठीक है। तो इसके तहत ही किया जा रहा है। जुलाई 2020 में किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना,
अब गोधन न्याय योजना कहाँ चलाई गई है, तो आपका ये बताना है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन है आपका सही छत्तीसगढ़ है। तो गोधन न्याय योजना क्या है, इसमें आपको जो गोबर है उसको ये लोग बेच के मतलब पैसे कमाएंगे, एनर्जी में यूज़ होता है गोबर। तो पशुपालन को लाभकारी बनाना, राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना, राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीद करना, मतलब कंपोस्ट खाद के रूप में। तो इस तरीके से एक गोबर को जो है वो गोधन के रूप में मान के ये योजना चलाई जा रही है, और काफ़ी ठीक चीज़ भी है भाई, हमारे क्या महत्व भी है उस चीज़ का। 13 मार्च 2020 तक भारत में रूफ टॉप पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता कितनी हो गई है, तो इसका ऑप्शन है 1922 मेगावाट, 2020 मेगावाट, 1785 मेगावाट, 2217 मेगावाट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1922 मेगावाट। आइए देख लेते हैं रूफ टॉप पे संयंत्रों में कितनी हो गई है, किसका ना, और क्या तथ्य और है इसमें कि उक्त अवधि तक इस क्षेत्र में जारी केंद्रीय वित्तीय सहायता, इस मिशन के लिए 1874 करोड़ रुपए के लगभग प्रावधान दिया गया। और इसमें कोई पॉइंट ज़्यादा बनता नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि क्षमता जो है रूफ टॉप मिशन के लिए सोलर की वो कितनी हो गई 1922। और जो राज्य है सोलर ऊर्जा या में वो कौन सा सबसे नंबर है, कि भाई कमेंट बॉक्स पे डालिए कि गुजरात, मध्य प्रदेश में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ये आप बताइएगा। मार्च 2020 में राष्ट्रपति द्वारा किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो वो कौन सा जो आपका क्या नाम है पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का जिसको इसमें मनोनीत किया गया है, तो वो आपका मैं हिंट कर देता हूँ, राम मंदिर का जिन्होंने निर्णय दिया था रंजन गोगोई, इनको ही चुना गया है राष्ट्रपति के द्वारा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनका क्या है। राज्यसभा के लिए 16 मार्च को ये चयनित किए गए, 3 अक्टूबर 2018 में, और इन राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, और आप ये जानते हैं कि 12 राज्यसभा में सदस्य जो हैं वो आप अगर थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति आप जानते हैं नामित कर सकते हैं अनुच्छेद 83 की तरह, 83 के तहत ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, 12 सदस्यों को चुन सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से संबंधित होने चाहिए, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहायकारिता क्षेत्र में विशेष अनुभव उनको होना चाहिए। तो राम मंदिर का विवाद इन्होंने 9 नवंबर 2019 को फैसला दिया था। जुलाई 2020 में किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया के एक और कदम के रूप में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS का प्रायोगिक रूप से शुभारंभ किया। तो नेशनल ट्रांजिट पास का कौन उद्घाटन किया है, वो आपके किए हैं पीयूष गोयल। कौन किए हैं, पीयूष गोयल किए हैं। कौन किए हैं, पीयूष गोयल इसका सही ऑप्शन है। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, इसका गलत आंसर मैंने दे दिया, इसका आंसर होगा आपका प्रकाश जावड़ेकर हैं। कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। NTPS ये जो है, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया तो उसको वित्त से जोड़ दिया। NTPS जो है बेसिकली एक ये ट्रांसफ़र ये प्रणाली है, किसमें पास सिस्टम है, इसमें क्या है बेसिकली ट्रांजिट पास सिस्टम है। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो ये क्या है, वन उत्पादों के बाधा रहित आवागमन को सुगम बनाना। मतलब जो वन उत्पाद हैं, मतलब जो प्रोडक्ट वन से हमको मिलते हैं, उन उत्पादों को बाधा रहित आवागमन का सुगम बनाते हैं। मतलब एक पास सिस्टम है, मतलब वन से बाहर जाने में कोई भी उसमें दिक्कत ना हो। और बेसिकली इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है और फिर तेलंगाना से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का संबंध समाज के किस वर्ग से। तो दिव्य कला शक्ति का नाम ही आप देख रहे हैं, दिव्य कला शक्ति। तो दिव्य शब्द से पकड़िए, दिव्यांगजन के लिए है। किसके लिए है, दिव्यांगजन के लिए है। किसके लिए, दिव्यांगजन के लिए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहली क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजन से थी 12 मार्च 2020 को कलाईवरार आरंगम, चेन्नई, तमिलनाडु। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से ये मतलब स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य है कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी इत्यादि क्षेत्रों में दिव्यांगजनों द्वारा, मतलब एक जो उनके अंदर एक स्किल है दिव्यांगजनों की, उसको एक मंच देना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 में कब लागू किया गया। ठीक है, लैंगिक अपराधों से, तो यह है आपका 9 मार्च 2020। 9 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2020 में किस राज्य द्वारा लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को 2020 को अनुवादित किया। मुझे हंसी भी आ गई इसमें, क्योंकि जिन्होंने दंगे किए थे उनसे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वसूली की थी। ये उसी पे ही आधारित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही भी है, जो दंगा करे उसी से वसूलो भी, तो ये उसी लिए है। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा आपका डी। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 15 मार्च 2020 को हड़ताल दंगा बंद के उसमें ये किया था, इसको देख लीजिएगा आप। मार्च 2020 में अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग ट्राइफेड जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा जनजातीय उद्यमों के परिवर्तन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? इस प्रोग्राम का नाम है टेक फॉर ट्राइबल। क्या नाम है? टी फॉर ट्राइबल, ट्रैक फॉर ट्राइबल। ठीक, इसकी तिथि 19 मार्च 2020 है, तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका संबंध मंत्रालय देख लीजिए, एमएसएमई जो आपका मध्यम और उद्योग से संबंधित मंत्रालय है। तो प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत नामित 5 करोड़ आदिवासियों के में क्षमता विकास और उद्यमिता कौशल प्रदान करने के लिए है, मतलब आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें उद्यमिता के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राहत कोष का नाम गठन किया? तो पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष, कोरोना मुक्त सहायता कोष। तो ये जो है ये तो चल ही रहा था आपका, तो आपका जो ये है ये रजिस्टर्ड जो फंड चल रहा है पीएम केयर्स फंड नया इन्होंने बनाया है, पीएम केयर फंड बनाया है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि इसका हिंदी में नाम है, और इसको कोरोना वायरस में के समय, आपदा के समय इसको लाया गया था, जिसमें लोग अपना डोनेशन कर सकते हैं। और हाँ, इसके जो बैंकिंग पार्टनर है वो आप याद रखिएगा एसबीआई है। कौन है? एसबीआई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नया अगला, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो द्वारा वर्ष 2019 के लिए मृतक अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र को। मतलब मृतक अंगदान के से मतलब जहाँ पर लोगों ने सबसे ज़्यादा मरने के बाद अपने अंगदान किए हों वो महाराष्ट्र राज्य। साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पे भी महाराष्ट्र का ही स्थान है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, महाराष्ट्र के। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला, भारत के अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस नेशनल पार्क में जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया? मतलब वो कौन, पर्यावरण के लिए दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के किस नेशनल पार्क ने जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन, तो वो आपका क्वेश्चन आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और आपका इसको हैली नेशनल पार्क बोलते थे, और ये पहला नेशनल पार्क है, आपको मालूम होगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल जो कि उत्तराखंड में है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था कि अमेरिका के एक ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक बाघ के कोविड-19 संक्रमण पाया गया था। इस खतरे की वजह से हमको ऐसा करना पड़ा है। 27 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा, अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीम 11 की स्थापना की है? मतलब कोरोना वायरस से रोकने की, तो टीम 11 की स्थापना की है उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। टीम 11 किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। क्या है उद्देश्य है? कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना। टीम 11 ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके अंडर में ये पूरी 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 30 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। ये पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो आपका ऑप्शन है प्रौद्योगिकी। बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम किस में लॉन्च किया गया है? तो ऑनलाइन बीएससी डिग्री। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका, इसका सही आंसर है आपका भारतीय आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इसका ऑप्शन सही है। इसका आंसर सही है आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं कि ये बीएससी डिग्री पे देने वाला है। ये पाठ्यक्रम तैयार करेगा आईआईटी मद्रास। और एक भारत में रैंकिंग करी गई है कि जिसमें कौन सा कॉलेज जो पहला स्थान प्राप्त किया है भारत रैंकिंग में किस संस्थान ने, वो है आपका आईआईटी मद्रास। तो भारत रैंकिंग में पहले स्थान पे आईआईटी मद्रास ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा सोलर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। तो रीवा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में रीवा जगह है, तो मध्य प्रदेश में ही किया गया है। और ये कितने का है? ये 750 मेगावाट का है। इसका उत्पादन किसका है? कितना है? 750। मध्य प्रदेश तो बता ही दिया आपको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 जुलाई को। इसकी 3 इकाइयाँ हैं, इसकी इकाइयों की संख्या 3 है। तो ठीक है, आपसे क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद करने को, देख लीजिएगा। कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर पे है। तो
तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यहाँ पर किया गया है। और एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है ये। विशेष बात याद रखिएगा, जो रीवा परियोजना है एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। परियोजना से प्रतिवर्ष 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती, तो मतलब CO2 के उत्सर्जन में ही कटौती, क्योंकि सोलर बेस्ड है तो जाहिर सी बात है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड धुआं कुछ निकलना नहीं। बाकी ऊर्जाओं में जो हमारा लॉस होता है ओजोन परत और हमारे वायुमंडल में जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस पे इफेक्ट पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ने से बहुत नुकसानदायक होता है। तो उत्सर्जन में 15.4 लाख टन की कटौती कर रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा भी दे दिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो नाम ही क्या है, जोरम, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, मिजोरम। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, मिजोरम। ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 25 फिर मिलेंगे, उसके बाद अगले 25 फिर मिलेंगे। कल आपको मैं अगला क्वेश्चन हिस्ट्री या सीटेट पे डाल दूंगा, उसको मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और देश का ख्याल रखिए। साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ की बाढ़ कभी भी आ सकती है। चुनाव का टाइम लगा इसलिए मैं बार बार टोक रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।